हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, मैं अज्यूम कर रहा था ये कि भाई बहुत सारे लोगों को जो कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हैं, उनको ये नॉलेज होगी कि कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीके हैं। दो तरीके हैं जिससे आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एक कहलाता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, एसडीएस कैटेगरी, और एक कहलाता है नॉन एसडीएस, नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंस है, और इस थोड़ा सा डिफरेंस से ना आपकी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि आपका वीज़ा लगना है या आपका वीज़ा नहीं लगना, ये इसी के ऊपर डिसाइड हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। पहले हम एक स्मॉल सी ये बात कर लेते हैं, ये बात थोड़ी सी जहन में रख लें कि मैं आपको इसमें डिटेल बता देता हूँ कि एसडीएस और नॉन एसडीएस में क्या होता है, लेकिन एसडीएस की एक्चुअली ये डिटेल वीडियो है कि एसडीएस होता क्या है। हम पहले बात कर लेते हैं नॉन एसडीएस कैटेगरी की, ताकि वो लोग जो नॉन एसडीएस वाले हैं उनको ये वीडियो समझ आ जाए कि भाई नॉन एसडीएस कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें बैंक स्टेटमेंट होती है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो नॉन एसडीएस कैटेगरी जो है एक्चुअली वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट या सऊदी अरब या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर है। एसडीएस क्या है? एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक 10-15 कंट्रीज़ हैं जिधर से आप आ सकते हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, फ़िलीपींस हैं, पाकिस्तान है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो एसडीएस कैटेगरी की हैं। बाकी ये जो 10-12 कंट्रीज़ के अलावा जो एसडीएस में नहीं फॉल करती हैं वो सारी नॉन एसडीएस में आती हैं। इवन यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में, एसडीएस कैटेगरी में नहीं है। एसडीएस के अंदर जो है वो वीज़ा जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% है, और नॉन एसडीएस कैटेगरी में जो है वो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो 50% है। मतलब ये कि भाई अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो नॉन एसडीएस कैटेगरी में तो 50% चांसेस है कि आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कनाडा ने जो है ना वो एसडीएस कैटेगरी लेकर आया। वीडियो के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ एसडीएस कैटेगरी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इसका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आता है। उसके अलावा जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 कंडीशंस है एक्चुअली इस कनाडा वालों ने क्या किया कि भाई आप ये 3 कंडीशंस मीट कर लो, हम आपका वीज़ा लगा के दे देंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब है क्या कंडीशंस? क्या है 3 कंडीशंस? पहले सबसे पहली कंडीशंस के होता ये था कि पहले हम लोग हर जगह दुनिया में क्या करते थे कि भाई एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करते थे, दैट इज़ 4 महीने 6 महीने की, और हम लोग जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर देते थे। उसके अलावा अब जो एसडीएस कैटेगरी की कंडीशन है या एसडीएस कैटेगरी में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको यूनिवर्सिटी की एटलीस्ट 1 साल की फ़ीस पे करनी है। अब चाहे आपका 2 साल का प्रोग्राम है, अच्छा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सच्ची में हमारा 1 साल का प्रोग्राम है क्या, तो हम 6 महीने की फ़ीस पे करें? नहीं, आपको 1 साल के पूरे की फ़ीस पे करनी है। कुछ भी हो, 2 साल का प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है, 1 साल पूरे 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है आपको, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसमें आप आईलेट्स है, टोफेल है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। आईलेट्स के अंदर जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो एटलीस्ट 6.5 ओवरऑल आना चाहिए, और 6 इन ईच मॉड्यूल। अगर एक भी मॉड्यूल में, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपका जो है चारों मॉड्यूल में से किसी एक में भी अगर 5.5 आ गया तो आप क्वालिफाई एसडीएस कैटेगरी के लिए नहीं करते। कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए आपको 6 इन ईच मॉड्यूल, मतलब हर मॉड्यूल में, हर चारों में 6 एंड अबव होना चाहिए, 6.0 या 6 एंड अबव होना चाहिए, या ओवरऑल जो है 6.5 एंड अबव होना। भाई बहुत ज़्यादा मैं अपनी वीडियोस में एम्फसाइज़ करता हूँ कि जो आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस है, जो वीज़ा का चांसेस है लगने के, वो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे। क्योंकि जब मेरा रिफ्यूज़ल आया था तब भी यही कंडीशन आई थी कि भाई यू आर नॉट फाइनेंशियली, आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो कि आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सको या आगे आप अगले साल जो है वो फ़ीस पे कर सको। और इसके अलावा एक पॉइंट और आया था भाई कि आप जो है यू विल नॉट लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। उसका मैंने ये पॉइंट निकाला था। अब ज़्यादातर लोगों के रिफ्यूज़ल में यही पॉइंट आता है कि आपके बैक होम, आपकी होम कंट्री के अंदर आपका कोई ऐसा फिक्स एसेट, बड़ा एसेट नहीं है, जैसे घर है या आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो अज्यूम करता है कि यार आप वापस नहीं जाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जो है ना, इन दोनों पॉइंट्स को, जैसे हम लोग दिखा देते कि यार घर दिखा देते थे या फिर हम अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह दिखाते थे, उसका उसने ऑल्टरनेटिव ये निकाल दिया कि भाई आप एक काम करो, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप जो है वो लिविंग जो है वो एक्चुअली आप जो है वो हमें पे कर दो। तो कनाडा के अंदर ना टॉप 5 बैंक्स हैं। इन्हीं 5 बैंक्स के अंदर जो है वो आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, तो क्या है थर्ड कंडीशन की गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, GIC कहते हैं इसको। किसी भी बैंक के अंदर जो है वो आपको $10,000 जो है वो आपको ब्लॉक अकाउंट की तरह, जैसे जर्मनी में तो ब्लॉक अकाउंट होता है, इसी तरह जर्मनी का बहुत सारे लोगों को पता है कि ब्लॉक अकाउंट होता है, जो कि आप जब जर्मनी लैंड करते हो तो वो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप कहीं भी अपनी होम कंट्री में, उधर से आप कनाडा के बैंक में जो है, कनाडा की बैंक की वेबसाइट पर आप सिंपली जाओगे और उधर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ऑनलाइन, वो एक आपको लेटर दे देगा आपके नाम और डिटेल्स के साथ। वही नाम और डिटेल्स और लेटर आप अपने जो होम कंट्री में आपका जो लोकल बैंक है आप उधर लेके जाओगे और उनको बोलोगे यार मुझे $10,000 कैनेडियन डॉलर्स वो ट्रांसफ़र करने हैं इस बैंक के अंदर, तो वो स्विफ्ट ट्रांसफ़र कर देगा और बहुत आसान प्रोसेस है। लेकिन वो स्विफ्ट मैसेज ज़रूर अपने पास रखिएगा, वीज़ा में फाइल होगा वो विद GIC लेटर। जब उस बैंक को आपका $10,000 आपके कैनेडियन बैंक को मिल जाएंगे तो कैनेडियन बैंक आपको बोलेगा हाँ यार हमें मिल गया, आप ये ले लो लेटर। तो आपको लेटर देगा जिसमें लिखा होगा कि $10,000 आपके कैनेडियन बैंक के अंदर पड़े, जिस दिन आप लैंड करोगे उस दिन आके आप ले लेना। ठीक है, लेकिन उसमें भी ये ले लेना इस तरह के $10,000 में से 2,000 आपको फर्स्ट मंथ मिल जाते हैं और बाकी 650 667 जो है वो हर महीना आपको 12 मंथ्स तक मिल रहे होते हैं।
अच्छा, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो है वो थर्ड कंडीशन है जो एसडीएस कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये बता देता है कि भाई आपको ना, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी लिविंग निकाल सको, अपना खाना-पीना खर्चा जो है वो एक एवरेज निकाल सको। इसका ये मतलब होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आपका जो बर्डन है, आपका जो मसले-मसाइल हैं वो हम उठाएँ, गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, क्योंकि आप भाई टेम्परेरी रेसिडेंट हो, आप खाली पढ़ने आए हो। वो ये अज़्यूम कर रहे होते हैं कि आप पढ़ने आए हो, वर्क परमिट पे आए हो या आप स्टडी परमिट पे आए हो और स्टडी परमिट या स्टडी कंप्लीट करके आप वापस चले जाओगे। वो लोग ये चीज़ अज़्यूम कर रहे होते हैं और उनके ज़हन में यही बात होती है। लेकिन हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं ऑब्वियसली। उनको भी ये चीज़ पता होती है, बट हमें सैटिस्फाई करना होता है कि यार हमारा जो रीज़न है वो स्टडी का है और कोई रीज़न या कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एसडीएस कैटेगरी में इन 3 कंडीशंस के अलावा फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले जो आपको है वो यूनिवर्सिटी की फुल ट्यूशन फ़ीस पे करनी है, पूरे 1 साल का प्रोग्राम की फ़ीस पे करनी है। दूसरा जो है वो आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखानी है, जिसमें अगर आप आईएलटीएस की बात करें तो भाई उसमें आपको 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। तीसरी आपकी जो कंडीशंस आ जाती है वो ये आ जाती है कि भाई आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जीआईसी किसी भी कैनेडियन लोकल बैंक में खुलवाना है। कुछ टॉप 5 बैंक है कनाडा के, मेजॉरिटी उन्हीं में ऑफर हो रहा होता है। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ। स्कॉशिया बैंक है, सीआईबीसी है, आरबीसी है। ये 3 ऐसे बैंक हैं जिसमें आपको आराम से जो है आप ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट। अच्छा, इसकी एक नेक्स्ट में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि जिधर मैंने जीआईसी खुलाई थी वो मुझे बैंक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम उस पर बनाएंगे कि बेस्ट बैंक फॉर जीआईसी कौन सा है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। लेकिन अभी मैंने ये अज्यूम किया कि भाई, मैं अज्यूम कर रहा था एक्चुअली कि सबको एसडीएस के बारे में पता होगा, बट मैं अभी भी देखता हूँ कि मेरे पास रोज़ यही सवालात आ रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चाहे वो लिंक्डइन पे लोग मैसेज कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं या इवन जो फेसबुक पे मैसेज कर रहे होते हैं वो यही मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई शिवजी भाई आप जो है वो हमें बताएं कि एसडीएस क्या होता है। वो लोगों को एसडीएस नहीं पता, तो इट्स ओके, एसडीएस की डिटेल में वीडियो ये चीज़ बना दी है मैंने। अच्छा भाई, ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद भी एसएस कैटेगरी में आपके पास 20 to 25% चांस होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होती है वो बहुत ज़्यादा, चाहे आप एसडीएस में हो नॉन एसडीएस में, आपको दोनों में अप्लाई करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंटेंशन जो है वो सही बताएं कि भाई आपकी रियल इंटेंशन क्या है। आपकी रियल इंटेंशन स्टडी होना चाहिए। एक पॉइंट जो मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि भाई बहुत लोग मिस कर देते हैं। ये लोग समझते हैं कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दी हमारा वीज़ा लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी का केस टू केस जो है वो डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग अपना जो केस है वो और अच्छे से प्रेजेंट करें। स्टिल चाहे आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में, एसडीएस कैटेगरी में, आपको अभी भी बोलूँगा बैंक स्टेटमेंट जो नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगती है, अगर आप लोग को ये है कि यार नॉन एसडीएस कैटेगरी में डिटेल में वीडियो बनाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आप लोग जो ज़्यादातर अप्लाई कर रहे हैं वो एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करें। नॉन एसडीएस नहीं प्रेफर करता, लेकिन स्टिल इफ़ यू गाइस नीड कि भाई मैं नॉन एसडीएस को भी पूरा वैल्यूएट करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादातर हम लोगों ने एसडीएस को इवैल्यूएट किया हुआ है लेकिन नॉन एसडीएस को इवैल्यूएट नहीं किया इतना। एसडीएस में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नहीं आते, वो नॉन एसडीएस में उनको अप्लाई करना पड़ता है, तो उनका उस पर फाइल होगा वीज़ा। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन फिक्स एसेट और बैंक स्टेटमेंट जो है उनको डिटेल में दिखाएं। मैं जैसे देखता हूँ कि यार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं दिखाते लोग, लेकिन मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आपको दिखा देनी चाहिए। और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एक्चुअली होती हैं जो अपने घर में होम कंट्रीज़ में लेते हैं, उसमें ज़्यादातर कार इंश्योरेंस वगैरह नहीं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं जो इंसान की होती हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलूँगा आपको एज एसडीएस कैटेगरी के अंदर कि बैंक स्टेटमेंट आप दिखाएं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दिखाएं, बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, और फिक्स एसेट को भी ऐसे दिखाना है कि उसकी प्रॉपर जो है वो प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करके दिखाएं, जो एसडीएस कैटेगरी में साथ लगनी चाहिए आपकी फ़ाइल। आप ये नहीं समझे कि ये 3 कंडीशन, जो पहली 3 कंडीशन मैंने बताई वो फुलफिल कर लेंगे तो वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपना केस टू केस डिपेंड करता है। एजुकेशन की भी हिरार्की दिखानी पड़ती है कि यार आपने बैचलर्स किया तो आप मास्टर्स करने आ रहे हो, या आपने 12th किए तो अब आप बैचलर्स करने आ रहे हो। ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं डिटेल में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जब तक के लिए ये ज़हन में रखें कि वीज़ा रेशोज़ जो हैं वो स्टूडेंट के हैं वो एसडीएस कैटेगरी नॉन एसडीएस में वेरी करते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। बाकी कोशिश करते हैं कि क्वेरीज़ वगैरह या लाइव सेशंस के लिए मैं वीकेंड पे यूट्यूब पे सेशंस रखता हूँ, तो उसमें आके कोशिश करें अगर आपकी क्वेरीज़ है तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। बाकी मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।